हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बताने वाली हूँ। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूक्लियस की खोज की थी और उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस कैसा होता है और कहाँ पे प्रेजेंट है। इससे पहले जे थॉमसन और जॉन डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट कर चुके थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कुछ सामान जुटाए, जैसे कि इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल लिया। अल्फ़ा पार्टिकल किस चीज़ का लिया? जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव के पास जाएगा तो वो वहाँ से रिपेल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो कुछ नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएगा। इन्होंने हीलियम एटम लिया। हीलियम एटम के पास 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के कैसे पार्टिकल लिए? सामान्य रूप से जो हीलियम होते हैं वो He होते हैं। हीलियम होते हैं जिनमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर अल्फ़ा पार्टिकल बनाने के लिए हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो He2+ बन जाएगा। तो He2+ की हमें रिक्वायरमेंट थी। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड और इनके 2 स्टूडेंट हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्टन ने बॉम्बार्डमेंट किया एक थिन गोल्ड फॉइल पे। मतलब कि उन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स बना लिया और हीलियम 2+ का, और वहाँ से गोल्ड फॉइल पे इन्होंने स्कैटरिंग शुरू की। और वो जो हीलियम 2+ होते हैं वो ऐसे साधारण एलिमेंट नहीं होते हैं, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाते हैं। जो रदरफोर्ड हैं ये न्यूजीलैंड के रहने वाले एक ब्रिटिश फिजिक्स साइंटिस्ट हैं और इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। इनके मेन जो काम है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे इन्होंने काम किया, कैसा स्ट्रक्चर होता है, रेडियो एक्टिविटी पे काम किया, हाफ लाइफ जो होता है रेडियो एक्टिविटी का उस पे काम किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को बताया और इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी भी बताई। इसमें इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों चुना? क्योंकि जो गोल्ड होता है उसका एक तो उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो और उसका साइज़ भी बड़ा होगा। उस एटम का बड़ा साइज रहेगा तो एक्सपेरिमेंट करने में सुविधा होगी। मैंने यहाँ पे स्लाइड में आपको बताया है, उनके एक्सपेरिमेंट और पोस्टुलेट्स को मैंने लिखा है, मैं आपको अभी यहाँ पे समझाने वाली हूँ। जो इमेज में आपने डायग्राम देखा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, उसमें उसमें एक सोर्स बॉक्स दिख रहा है अल्फ़ा पार्टिकल का, और इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट में से एक है, इसे अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट इनका रहा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इन्होंने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। इससे पहले हमें पता नहीं था कि एटम का रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस बीच में है कि कैसा है। जे थॉमसन ने तो बता दिया कि एक स्फेयर के जैसा है, चारों तरफ पॉजिटिव पार्ट्स है, बीच में एम्बेडेड जैसे सीड एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन में, उस तरह से बीज के जैसा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला, इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रीम लिया हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल का और एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया और इसे डायरेक्ट किया थिन गोल्ड फॉइल पे। जो गोल्ड फॉइल है वो अप्रॉक्स 100 नैनोमीटर का पतला था। और जो गोल्ड जो है वो एक मेटल होता है और इसे थिन शीट में बीट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को मैलिएबल बोलते हैं। और जो तार में जो ड्रॉन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक में आप देखते होंगे कि वायर्स में जो पतले पतले तार होते हैं, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं, और जो थिन शीट में बीट करते हैं इसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर होता है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो अल्फ़ा पार्टिकल किस एंगल पे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? तो इसके लिए उन्होंने एक सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया, चारों तरफ ऐसे गोल करके राउंड में लगा दिया। जिधर अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहे थे गोल्ड फॉइल पे, तो वो टकरा करके किधर जा रहे हैं ये देखने के लिए उन्होंने फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन बना लिया। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट देखा जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। थॉमसन ने तो बताया था कि चारों तरफ ही स्फीयर जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जो अल्फ़ा पार्टिकल जो पास हो रहे थे वो सीधे निकल जा रहे थे। इसमें इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन लिए। इसमें से सबसे पहला ये है कि जो मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो पास हो गए गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड। और जो दूसरा इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्ट हुए बहुत छोटे छोटे एंगल बना के, और कुछ ही पार्टिकल मतलब अप्रॉक्स 1 in 20,000 20,000 में एक ही ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल मिल रहा था जो कि सीधे बाउंस्ड बैक हो जा रहा था, और उसका जो डिफ्लेक्शन एंगल बना रहा था 180 डिग्री। इसका मतलब यह है कि किसी सॉलिड चीज़ से टकरा रहा होगा, किसी पॉजिटिव डेंस पार्टिकल से टकरा रहा होगा, जिससे कि सीधे रिटर्न हो जा रहा था और 180 डिग्री का एंगल बना रहा था।
ये तो इनके ऑब्जर्वेशन थे। अब इन्होंने इन ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला, इन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम में वो एम्प्टी है, यानी कि खाली है, और जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो पास्ट हो जा रहे हैं अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड मतलब बिना कहीं से टकराए सीधे सीधे निकल रहे हैं। और इन्होंने दूसरा क्या कंक्लूजन निकाला कि जो जो कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं छोटे एंगल बना करके। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में कंसंट्रेटेड है और बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में है, और जो वही है जो रिपेल्ड कर रहा है और डिफ्लेक्ट कर रहा है अल्फा पार्टिकल को, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इन्होंने कैलकुलेट किया और इन्होंने पाया कि अगर मान लीजिए जो एटम है अगर उसका वॉल्यूम 5 किलोमीटर का एक ग्राउंड जैसा है, तो एक क्रिकेट के बॉल जैसा जो है एटम का साइज है। इन्होंने एटम के बारे में ये कंक्लूज़न निकाला, ये इस कंक्लूज़न में पहुँचे कि जो न्यूक्लियस है वो और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसको रिवॉल्व कर रहे हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के जैसे हैं। जैसे सोलर सिस्टम में बीच में सन रहता है और प्लैनेट्स जो हैं उसको रिवॉल्व करते रहते हैं, इस तरीके से इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को उसके साथ कंपेयर किया, जो कि और इन्होंने जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो प्लेनेट खींचे जा रहे हैं सन की ओर, तो इन्होंने वहाँ पे बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा एज्यूम कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, जैसा कि प्लैनेट्स का हमारा एक वो जो सोलर सिस्टम है उसका छोटा सा रूप इन्होंने एटम को मान लिया। इस तरह से इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में तो बता दिया कि बीच में डेंस पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और वो एक न्यूक्लियस है और उसमें प्रोटॉन भी हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। स्टेबिलिटी मतलब कि इन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हुए और अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं, और अगर इस तरह से वो कंटिन्यूअसली अगर अपनी एनर्जी को लूज़ करते हुए अगर एक स्पाइरल पाथ में घूमते रहें तो वे फाइनली न्यूक्लियस में जाकर के फॉल कर जाएंगे। अगर वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाते हैं तो यहाँ पे दुनिया में कोई भी मैटर दिखाई नहीं देता। जितनी भी आपको सामने में मैटर यानी कोई भी चीज़ जो है, पेन पेंसिल रबड़, जितने भी सामने आपको चीज़ें दिख रही वो कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देती। और उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए, और जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो फाइनली कोलैप्स हो जाएगा और कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये उन्होंने दूसरा चीज़ नहीं बता पाए। और तीसरा इन्होंने जो नहीं बताया वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताया, जो लाइन स्पेक्ट्रम जो एलिमेंट शो करती हैं इस बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बता पाए, और ना ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।